नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपको हमारे एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि जो खबर हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखाते हैं वो आने वाले 36 लेके 72 घंटों के अंदर टॉप न्यूज़ बन के उभर जाती हैं और उन खबरों का प्रभाव हमारे मीडिया में कई हफ्तों तक रहता है। और आज हम आप लोग की फिर से टॉप 5 डिफेंस से जुड़ी खबर लेके आ गए हैं और आगे भी हम आप लोग को ऐसी खबरें सुनाते रहेंगे। और अगर आप लोग डेली ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर डेली 5 मज़ेदार खबर भरी एक एपिसोड को देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो अब चलिए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप लोग याद हो तो हमने अब से करीब आप लोग को कुछ महीनों पहले वीडियो बना के ये बताया था कि जो भारत है वो आने वाले समय में मिसाइलों का परीक्षण तो करेगा, लेकिन जो भारत है वो अपनी उन मिसाइलों का परीक्षण करेगा जिसे कि भारत ने न सिर्फ नए नए डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया है, बल्कि जो भारत अपने पुराने मिसाइल को अपग्रेड करके जो नई जनरेशन की बना रहा है उनकी भी अब भारत टेस्टिंग कर रहा है। और दोस्तों ऐसा इस बार भारत के DRDO ने फिर से 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल यानी निर्भय का सफल परीक्षण कर लिया है। और आपको बता दें कि जो हमारे DRDO ने इस निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया है, ये मिसाइल एक क्रूज मिसाइल होने के साथ साथ एक परमाणु मिसाइल भी है। और ये मिसाइल धरती से करीब करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर अपने क्रूजियल कैपेबिलिटी को दिखाते हुए जो दुश्मन का टारगेट होगा उसे भी न सिर्फ काफ़ी जटिल तरीके से हिट करेगी, बल्कि दुश्मन को ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलने वाला जिससे कि ये मिसाइल उसे छोड़ सके। और जो इस मिसाइल की स्पीड हमारे DRDO द्वारा बताया गया है वो करीब 0.7 मैक है। और ये अच्छे से अच्छे मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को चकमा देने में महारत हासिल रखती है। तो हमने आप लोग अपने पिछले वीडियो के माध्यम से कई बार ये बताया कि जो भारत है वो आने वाले समय में अपनी सेना को क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के मामले में नंबर 1 बनाएगा। और दोस्तों ऐसा ही इस बार जो भारत की थल सेना है उसके लिए एक ऐसे हथियारों का आविष्कार किया जा रहा है जो कि न सिर्फ भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, और कई एक्सपर्टों को यह भी कहना है कि आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर ये हथियार ही थल सेना की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। तो दोस्तों वो हथियार भविष्य में इस्तेमाल होने वाले फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होंगे। और दोस्तों जो भारत की सेना है वो इस फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही है। और मेरी जानकारी के मुताबिक जो भारतीय सेना है वो करीब 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदने का मन बना रही है। और आप लोग को इनकी खासियत बताएं तो ये राजस्थान के रेगिस्तान से लेके जो पूर्वी लद्दाख की बहुत ही जटिल और जो बहुत ही ठंडी जगह हैं वह भी बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकेंगी। और इनकी जो टेक्निकल खासियतें हैं वो ये हैं कि जो ये इन्फेंट्री व्हीकल होंगे ये धरती में आने वाले जो दुश्मन के कॉम्बैट व्हीकल और जो कॉम्बैट टैंक होंगे उन्हें काफ़ी दूर से न सिर्फ डिटेक्ट कर सके बल्कि उनके आने की खबर को अपने कमांड के माध्यम से किसी और तक पहुंचा सकेगा। और दोस्तों इसी साथ साथ जो व्हीकल होने वाला है ये अपने एटमॉस्फेयर में आने वाले जो छोटे बड़े हेलीकॉप्टर्स लेके जो छोटे बड़े ड्रोन और जो कुछ नॉर्मल रॉकेट और नॉर्मल मिसाइलें होंगी उन्हें भी बहुत ही आसानी से न सिर्फ डिटेक्ट कर सकेगा बल्कि उनमें से कईयों को मारने की क्षमता भी रखेगा। और ये इंटरनल तौर पे इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि इसमें कोई भी ग्रेनेड या फिर किसी भी मशीन गन का कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। तो आप सब लोगों को पता है कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो भारत की तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं ये न सिर्फ बहुत ज़्यादा एडवांस होंगी बल्कि इनके पास ऐसे ऐसे घातक हथियार और ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जिनका मुकाबला करना किसी भी आम देश के बलबूते की बात नहीं होगी। और दोस्तों इसी के लिए जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं इन्होंने हमारी नौसेना के लिए एक बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एडवांस नेवल बेस बनाने का प्रस्ताव रखा है। और दोस्तों जो वो नेवल बेस होगा वो नेवल बेस भारत का वही पुराना कारवार नेवल बेस रहेगा, लेकिन उसे और ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्टेड और ज़्यादा एरिया के मामले बड़े करने के साथ साथ जो उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट होगा उसको भी और ज़्यादा ऐड किया जाएगा। और अगर आप लोग को गूगल मैप के माध्यम से कारवार एयरबेस का लोकेशन दिखाए तो आप लोग दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के
समुद्र से लगती जो सीमा है वहाँ पास गौर देखो, ये जो आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होते दिख रहा है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कुछ सालों में भारत का एक विशाल नेवल बेस होगा। और इसी साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज की तारीख में जो एशिया के अंदर सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है वो और किसी देश का नहीं बल्कि भारत का अपना खुद का हिंडन एयरबेस है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस एयरबेस पर हमारी टीम ने एक डिटेल वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो पहले आप लोग इस आर्टिकल को गौर से देखो। तो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में करीब 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। और आपको बता दें कि उन 3 नक्सलियों में से एक नक्सली ऐसा भी था जिसके ऊपर सरकारों ने करीब 1 लाख रुपये को इनाम रखा था। और इन नक्सलियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो ये नक्सली थे इनके दहशत से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले साथ साथ जो उसके आसपास से सटे और भी कई जिले हैं, इन जिलों के जो छोटे छोटे गांव हैं उन गांव के लोगों के अंदर इन नक्सलियों की दहशत इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि वो इनके खिलाफ कुछ बोलना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों अब आप लोग इस आर्टिकल की मदद से देख सकते हो कि अब भारत के अंदर भारत की सेना के डर से जो नक्सली हैं वो धीरे धीरे सरेंडर करते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही पिछले 3 से लेके 5 सालों के अंदर करीब 375 नक्सली सेना के सामने आके सरेंडर कर चुके हैं। और जो ऐसा हो रहा है वो सब हमारी आज की सरकारें और जो हमारी सेना की बढ़ती ताकत और हमारे देश के मजबूत पॉलिटिकल लीडर से है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस दुनिया में तो ऐसे लोग हैं जिनका नाम सुन के पाकिस्तान की टांगें कांप जाती हैं, जिनमें से पहले इंसान चीन के राष्ट्रपति और जो उनमें से दूसरे इंसान हैं वो हमारे पीएम यानी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों ऐसा इस बार अब सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हुआ क्या है, तो हुआ ये है, तो आप सब लोगों को पता है कि आज हमारे पीएम यानी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी नेताओं के साथ करीब 3 घंटों की मीटिंग की। जो हमारे पीएम यानी श्री नरेंद्र मोदी जी का मेन एम था वो एम कश्मीर के अंदर चुनाव कराना था। और इसी चुनाव के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के 8 राजनीतिक पार्टियां और 14 नेताओं के साथ करीब 3 घंटों तक की मीटिंग की है। और आप लोग आने वाले समय देखना कि कश्मीर के अंदर जो हमारी केंद्र सरकारें हैं वो न सिर्फ आतंकवाद को ख़त्म करेंगी बल्कि फिर से कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करेंगी। और आपको बता दें कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक करने का फैसला किया, तभी जो पाकिस्तान के वजीर आज़म ने इमरान खान हैं, इन्होंने तुरंत ही ISI के चीफ से ISI के हेड ऑफिस में बैठक करने के लिए आवेदन किया। अब दोस्तों आप लोग बताओ कि भारत सरकार कश्मीर के अंदर चुनाव करवाना चाहती है और जो सुल्तान मदीना ने इमरान खान हैं उनको पता नहीं भारत के इस फैसले से कौन सी खुजली हो रही है। अब दोस्तों आप लोग कमेंट बताना कि पाकिस्तान के सुल्तान वजीर आज़म को इससे खुजली हो रही है या फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।